अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरजाना असलम और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर तरह के मसाइल इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। इसलिए कि जब किसी रियासत के सियासी हालात, सियासी मामला दुरुस्त ना हो तो उसका असर ज़िंदगी के तमाम शोबे में पड़ता है, ना सिर्फ आवाम के बल्कि हुकूमत के भी, और इसके असरात तमाम शोबे में होते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें वहाँ से लोग मूव करने का सोच रहे हैं, इसलिए कि उनके कारोबार पर इसका अच्छा असर नहीं हो रहा है कि जब मईशत सही ना हो तो फिर कुछ सही नहीं चलता, फिर लोगों की सेहत तक तबाह बर्बाद हो जाती है। इस हवाले से अगर जहनी सेहत की तरफ देखें तो वो सबसे पहले मुतासिर होती है, जिसका अंदाज़ा आगे चल के होता है। जिन लोगों में बहुत सी सलाहियतें हैं, उनके पास तालीम है और उनमें हिम्मत और हौसला है और वो हालात से लड़ने का, मुकाबला करने का हौसला रखते हैं, तो वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान से हिजरत कर चुकी है और मज़ीद लोग सोच रहे हैं। अब आगे जाके ये सवाल पैदा होता है कि हम बैरून मुल्क की तरफ शिफ्ट हों तो किस तरह से खुद को संभालें, क्या करें, कहाँ दाखिला लें या कोई कारोबार करें। इसी सिलसिले में आज हम बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद असलम खान से। ये क्या है, अपना तारुफ ये खुद कराएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़िश्ता 20 सालों से हॉस्पिटैलिटी से वाबस्ता हूँ। आजकल अमेरिका में मुकीम हूँ। बताता आ रहा हूँ किस तरह से बेहतर तरीके से अपना कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं। टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड फॉर यंग जनरेशन, या वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में जहाँ पाकिस्तान के हालात साथ नहीं देते, लोग बिज़नेस के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपना बिज़नेस दूसरे ममालिक में बढ़ाना चाहते हैं। तो उस हवाले से मैंने आज डिस्कस किया। अगर बाहर से लोग ना भी आएँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इटसेल्फ इतना टूरिज़्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम वहीं से इंटरनल रेवेन्यूज़ के बेसिस पे बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, लोग चूँकि वाक़ियत नहीं रखते हैं कि उन्हें किन ममालिक में जाना चाहिए, जो वो बरसों से सुन रहे हैं, या अगर किसी के दोस्त अहबाब या रिश्तेदार चले गए तो वो वहीं जाने का सोचते हैं, तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान से किन ममालिक में वो मूव करें, कहाँ के हालात उनके लिए सूटेबल होंगे, और ये कि उसके लिए वो क्या इक़दाम करें, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं मालूम होता। जो लोग हायर एजुकेशन रखते हैं वो भी नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है, और फिर वो इस तरह के लोगों के पास चले जाते हैं जिनका काम उन्हें सिर्फ लूटना होता है। जो कानूनी तरीका है वो इस्तेमाल करना चाहिए। जिस मुल्क में भी जा रहे हैं उसकी काउंसलेट, उसकी एम्बेसी और उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उसमें अवेलेबल हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ साल पहले तो बहुत ज़्यादा लोग मूव हुए यूएई की तरफ, वो टर्की की तरफ है, वहाँ रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट की। बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट में पाकिस्तानी का किरदार बहुत ज़्यादा रहा, और स्पेशली वो लोग जो कराची में गारमेंट से रिलेटेड थे। जब कराची की सिचुएशन बिल्कुल खस्ता हाल थी, ज़्यादा पुर्तगाल की तरफ लोग बहुत ज़्यादा गए, क्योंकि पुर्तगाल बड़ा फ्रेंडली कंट्री है जिसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की लोगों को, इमिग्रेंट्स को, और जो बिज़नेस करना चाहते थे और बिज़नेस के अलावा भी जाना चाहते थे तो वो भी गए। लेकिन अगेन तरीका वही है कि आप लीगल तरीके से जाएं। लोगों ने मूव किया कनाडा की तरफ, लेकिन कनाडा का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का पॉसिबिलिटी कम बनती है। जिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ उसमें रिसर्च करें और उस रिसर्च के बाद आप जो भी डिसीजन लें। फिर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जैसा कि आपने बात की कि अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो अगर कोई इस तरफ आना चाहे तो किस तरह वो फैसला करे कि उसे कौन सा वीज़ा चाहिए और किस लिए वो अप्लाई करे। अगर फर्ज करें कि अगर उसका वहाँ कोई छोटा कारोबार है, या उसके पास हायर एजुकेशन है, या कोई और सलाहियत है, या अच्छा खिलाड़ी है, तो इस हवाले से आप ज़रूर बताइए। प्रॉपर अटॉर्नी के साथ बात करके या अपना केस जो है के थ्रू आए तो बेहतर रहता है। किसी की ज़ाती राय उसकी अपना बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है, ना कि उसके कानून का हिस्सा होता है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसमें A to Z कैटेगरी हैं वीज़ास की। अगर कोई
अमेरिका से रिलेटेड तहकीक कर रहा होगा आने की या इमिग्रेशन की या नॉन इमिग्रेशन की, तो वो उससे वाकिफ़ होगा कि अमेरिका के जो वीज़ा कैटेगरीज़ हैं वो ए से लेके जी हैं, जिसमें चंद जो वीज़े हैं बड़े पॉपुलर हैं, जिसमें B1 B2 वीज़ा जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, जिस पे आप सैर व तफरी के लिए आ सकते हैं या बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के लिए आ सकते हैं। इसको हम यहाँ B1 B2 कहा जाता है। दूसरा तरीका इमिग्रेशन का है, जिसमें EB1 है, EB2 है, EB3 है, EB4 है, EB5 है। तो जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारे वीज़ा की कैटेगरीज हैं। यहाँ का जो इमिग्रेशन बहुत लेंथी और डीप प्रोसेस है। तो उस कैटेगरी में सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करना होगा कि किसी ने अगर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस की कैटेगरी को देखना होगा कि उस बिज़नेस की कैटेगरी में वो कैसे आएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो जो मोस्ट पॉपुलर वीज़ा कैटेगरी पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि हम पाकिस्तानियों के हवाले से बात कर रहे हैं, E1 E2 वीज़ास हैं और EB5 है और बाकी इमिग्रेंट वीज़ास हैं। EB5 भी इमिग्रेंट वीज़ा में आता है, लेकिन बाद में उसको चेंज कराया जाता है। तो E2 जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, E1 जो है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा से बात यह है कि आपका जो स्टेटस है लॉफुल रेजिडेंट तो होते हैं, लेकिन आप यहाँ के रेजिडेंट नहीं होते, आप यहाँ के सिटीज़न नहीं होते अनलेस एंड अनटिल जब आपका इमिग्रेशन प्रोसेस हो किसी दूसरी कैटेगरी में और आप उसको चेंज करा के यहाँ के इमिग्रेंट हो जाए या लीगल सिटीज़न हो जाए या आप उसका मतलब लॉफुल प्रॉपर ट्रांसफ़र ऑफ इमिग्रेशन के लिए उसमें हो जाए। अच्छा, इस हवाले से मैंने लोगों से ये कहते सुना है कि वो E2 या E1 तो वो शायद कुछ वक्त रखते हो, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं वो और आम लोगों के लिए भी ये मालूमात चाहिए कि ये E2 वीज़ा जो लोग कहते हैं कि उनको E2 वीज़ा चाहिए या E2 का वीज़ा चाहिए, तो ये क्या चीज़ है और किन के लिए है, तो इसके बारे में तफसील बताइए। क्या ये आसान होता है कि लोग इसी हवाले से आना चाहते हैं? E2 इन्वेस्टर वीज़ा है और अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक के साथ ट्रीटी साइन किया हुआ है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी है, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, मुख्तलिफ ममालिक हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियल होनी चाहिए, इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर लोग कहते हैं कि E2 वीज़ा के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है, बेहतर रहेगा कि आप अपने अटॉर्नी के थ्रू आएँ, लोगों की बातों में ना आएँ। अटॉर्नीज आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि E2 में कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अमूमन सवाल ये किया जाता है कि अगर हम पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ आपका जो E2 वीज़ा है वो टोटल बेस करता है आपके बिजनेस प्लान पे और आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो बिजनेस प्लान अगर आपका प्रॉपर है, ये नहीं कि ये किसी एक कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आप हर अपने फील्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कह लें कि अगर मैं हॉस्पिटैलिटी से वाबस्ता हूँ तो मैं हॉस्पिटैलिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अगर कोई किसी और फील्ड में वाबस्ता है तो उसमें वो बिजनेस कर सकता है। हाँ, चाहे वो गारमेंट्स हों, अगर कोई किसी का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का बिजनेस है, किसी की कोई फैक्ट्री है, ये पाकिस्तान में छोटी फैक्ट्री बहुत होती हैं, वो लगा सकते हैं। इस चीज़ की बड़ी अहमियत होगी क्योंकि आप जॉब क्रिएट कर रहे होंगे यहाँ। जब आप जॉब क्रिएट कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कि आपने अमेरिकन के लिए जॉब क्रिएट की और यहाँ टैक्स दिया और यहाँ आपने एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया, तो वो बहुत अच्छा समझा जाता है और वो आपके बेनिफिट में भी होता है और गवर्नमेंट के बेनिफिट में होता है। अगर कोई E2 का वीज़ा हासिल करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? वो पाकिस्तान से इस अपने काम की इब्तिदा किस तरह से करें? पाकिस्तान से E2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वहाँ काउंसलेट्स में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और वहाँ का एक डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, उस चीज़ को हैंडल करता है और गाइडलाइन देता है। सबसे पहले आपको यहाँ के बिज़नेस को रिसर्च करना होगा कि आप यहाँ क्या बिज़नेस करना चाहते हैं और कहाँ करना चाहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू यॉर्क में बिज़नेस करना है, या आपने अगर टेक्सास के किसी शहर में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने कैलिफोर्निया में करना है, सबसे पहले तो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट में आप बेहतर समझते हैं कि आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है। उस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी, या दो तरीके होते हैं, या तो आप चलता हुआ बिज़नेस खरीदें, या तो अपनी कंपनी बनाएं और अपनी कंपनी को आप आगे अपने बिज़नेस को शुरू करें। तो दो तरीके हैं, एक वो जो यहाँ चलते हुए बिजनेसेस हैं उनको ख़रीदा जाए, एक दूसरा वो जो अपना बिज़नेस शुरू करें स्क्रैच से, तो उसकी पूरी प्लानिंग। दो तरीक़ों से ये बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है। आपको सबसे पहले जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो अटॉर्नी, जो लॉयर है। यहाँ के लॉयर बहुत जो मतलब वेल नोन लॉयर हों, और लॉयर किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में हो, वो आप उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि वो फेडरली लाइसेंस होते हैं। वो किसी भी यूएस के स्टेट में वो अपने लाइसेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो अटॉर्नी आपका, अगर कोई अटॉर्नी आपका कैलिफोर्निया में है और आपका बिज़नेस शिकागो में आप करना चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अटॉर्नी से आपकी बातचीत है, या आप उसको जानते हैं, या वो आपको जानते हैं, या किसी रेफरेंस के थ्रू आपको अटॉर्नी मिला है, तो दे कैन टेक केयर ऑफ इट। और सबसे पहले तो आपने कंपनी खोलनी है, जिस बिज़नेस को स्टार्ट करना है उसको रजिस्टर कराना जरूरी होता है। जिस तरह पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मुख्तलिफ इदारे, इसी तरह यहाँ पे भी इदारे हैं। तो आपको वो अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर कराने के बाद सारा प्रोसेस शुरू होता है। तो जिसमें दो चीज़ें लोग समझना चाहते हैं कि LLC क्या है और DBA क्या है। LLC जो है लायबिलिटी लिमिटेड कंपनी है, और DBA डूइंग बिजनेस एज, जो आपकी कंपनी का नाम है वो LLC साथ उसके लगा होगा, और जो आपका बिजनेस, जैसे अगर आपने कोई शॉप खोली है उसमें शॉप में नाम लगा हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड DBA डूइंग बिजनेस एज। तो वो जो चीज़ें जब हो जाती हैं, फिर आपका जो टैक्स ID यहाँ जनरेट हो जाती है। टैक्स ID जनरेट होने के बाद और आपका स्टेट से जो आपको जो सर्टिफिकेट है उसके आने के बाद आपका ये बिजनेस का जो बेस है वो तैयार होता है। उसके बाद बिजनेस प्लान्स हैं, और फिर आप उस प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और फाइल करते हैं। ये तो आपने अभी बात की बिज़नेस के हवाले से, जो बिज़नेस कर रहे हैं चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर, लेकिन वो लोग जिनका किसी बिज़नेस से कोई ताल्लुक नहीं है और वो यहाँ मूव होना चाहते हैं, तो अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम को समझें या उसको पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा कि यहाँ लोगों की ज़रूरत है, और हर तरह के काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। अगर कोई स्किल्ड जॉब रखता है या स्किल्ड है, तो उसको वहाँ पाकिस्तान से भी अप्लाई करने के मौके मिलते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड क्या है कि यहाँ का एम्प्लॉयर अगर आपको वहाँ ऑफ़र भेजता है, और उस ऑफ़र को अमूमन लोग बहुत आसान समझते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट बेस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है अमेरिका के अंदर। जो एम्प्लॉयमेंट बेस है उसका सबसे पहले तरीका है, एम्प्लॉयर जो है वो प्रीवेलिंग वेज डिटर्मिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है कि वो एम्प्लॉयर करता है, लेबर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस पोजीशन का या इस काम का, इस जॉब डिस्क्रिप्शन का एक एम्प्लॉई बुलाना है तो या रखना है। वो ये जाहिर नहीं करते कि हमें बुलाना है, हमें रखना है, तो उसका अप्रूवल होता है। तो वो अप्रूवल क्या होगा, उस पोजीशन का अप्रूवल होगा, उस जॉब डिस्क्रिप्शन का अप्रूवल होगा, और फिर उसकी सैलरी का अप्रूवल होता है। उसको कहते हैं प्रीवेलिंग वेज डिटर्मिनेशन। तो जब वेज डिटर्मिनेशन हो जाती है, दिस टेक्स अराउंड 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद एम्प्लॉयर जो है वो एडवर्टाइज़ करता है उस जॉब को। जब वो एडवर्टाइज़ करता है, अगर उसको अमेरिकन को यहाँ मिल जाता है तो वो पोजीशन उसकी वहाँ फिल हो जाती है। और ऐसी पोजीशन हैं या ऐसे स्किल्ड लोग हैं जिनकी ज़रूरत अमेरिका को ज़्यादा है और यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो आपको वहाँ से बुलाना चाहते हैं और आप उनके रिक्वायरमेंट पे फिट होते हैं। एडवर्टाइज के 2 महीने के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका
आपकी फ़ाइल जो है वो लेबर डिपार्टमेंट में जाएगी लेबर सर्टिफिकेशन के लिए। और अभी जो करंट चल रहा है लेबर सर्टिफिकेशन का टाइम वो 9 महीने से 10 महीने तक का है। अब डिपेंड करता है कि उस दौरान भी अगर वो एम्प्लॉयर ऑडिट में आ जाता है तो वो डिले हो सकता है। तो अगर हम टोटल काउंट कर लें जो एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस है या किसी को बुलाने का, वो कम से कम बनता है 2 साल का। ये मैंने सिर्फ लेबर सर्टिफिकेशन तक का बताया। ये 1 साल कोई 4 महीने तकरीबन बन जाते हैं। लेबर सर्टिफिकेशन तो मतलब एक तरह का अप्रूवल है कि आपकी पोजीशन है, आप ये रख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी यहाँ एक डिपार्टमेंट है USCIS जो कि अप्रूवल देता है ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ग्रीन कार्ड का है जिसको हम पर्म प्रोसेस कहते हैं। और पर्म प्रोसेस में ग्रीन कार्ड के लिए तकरीबन 2 साल लग जाते हैं पाकिस्तानियों के। अब लेबर सर्टिफिकेशन के बाद जब आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है उसको I-140 कहा जाता है। वो I-140 डिपेंड करता है कि अगर प्रीमियम प्रोसेसिंग में कोई करता है तो 15 दिन के अंदर वो एम्प्लॉयर को करना होता है, 15 दिन के अंदर डिसीजन आ जाता है, तो 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। जब वो ग्रीन कार्ड का अप्रूवल आ जाता है तो वो I-140 जब अप्रूव हो गया वो आपका फिर वहाँ पाकिस्तान में काउंसलेट में जाता है या एम्बेसी में जाता है। वहाँ से आपका वीज़ा मेडिकल होगा, वीज़ा होगा, वो जो सारा बाकी प्रोसेस है। तो ये अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो अगेन अगर फास्ट होगा बेस्ड ऑन वीज़ा बुलेटिन होगा। और वीज़ा बुलेटिन क्या है, लोगों को पता नहीं है कि वीज़ा बुलेटिन क्या है। ये सारी चीज़ ये सब समझना होगा, ये सब पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद ही कुछ हो सकता है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं फ़ौरन अमेरिका आ जाऊँ तो इट्स नॉट ईजी। उसको लीगल तरीके से आना है तो वो सारे प्रोसेस को फॉलो करें। फिर हम वापस आ जाते हैं तो एक इन्फॉर्मेशन की आपके सवाल के हिसाब से कि लोग अगर कोई आना चाहता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उसका एक तरीका ये है जिसको पर्म प्रोसेस कहा जाता है या लेबर सर्टिफिकेशन के थ्रू आए या एम्प्लॉयर उसको अप्लाई हो। दूसरा फैमिली बेस्ड है, जिसमें फैमिली बेस्ड का क्या है कि आजकल अमेरिका ने बहुत ज़्यादा बहुत नरमी की है। उस नरमी में क्या है कि जो आपके जो रिलेटिव्स रहते हैं इमीडिएट रिलेटिव और जो लोग जिनके पास ग्रीन कार्ड मौजूद है और उन्होंने उनके लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें उनका काम जल्दी हो रहा है। उसमें इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, ताकि भाई बहनों के लिए भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक फैमिली बेस है, उसके थ्रू आ सकते हैं। अगर किसी कोई फैमिली मेम्बर है तो यहाँ से वो उनको बना सकता है। जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो वहाँ से आ सकते हैं। उनका तरीका क्या है, उनका तरीका ये जैसे कि EB-1A एक कैटेगरी है। मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारी कैटेगरी है वीज़ा की। EB-1A है पाकिस्तानियों के लिए बड़ा वहाँ एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें EB-2 NIW ये एक ऐसी कैटेगरी है वीज़ा की वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए लोग कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड टू NIW कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट वेवर को, जिसको अगर वो स्टडी करें बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हैं। उनमें रिसर्चर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और उसके अलावा डॉक्टरेट किए हुए लोग हैं जिनके बहुत सारे मज़ामीन पब्लिश हो चुके हैं। उस तरह एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है जिसको O1 कहते हैं। O1 कैटेगरी बहुत ही हाईली स्किल्ड लोगों के लिए होती है। वो डायरेक्ट इमिग्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, वो पाकिस्तान से लोग लगा सकते हैं। O1 क्या है, हम बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हाई लेवल पे हों, जिनके पास अवार्ड हों और जिन्होंने बहुत काम किया हो अपनी फील्ड में, माने हुए या माहिर गए, वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, गुज़िश्ता दिनों एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था कि पाकिस्तान से कुछ लोग रोज़गार के सिलसिले में गए थे और उनकी कश्ती इटली में डूब गई थी। तो इस हवाले से कुछ बताइए। ज़ाहिर है वो लोग थे जिनको कुछ मालूम नहीं होता है, वो जिनके थ्रू जाते हैं, जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं होती है और वो सारी ज़िंदगी की कमाई होती है, वो उसे लुटा बैठते हैं और इस दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जान से भी हाथ हो गए। तो इस तरह के लोग जो है वो क्या तरीका इख्तियार करें और उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है अमेरिका में, कुछ इस हवाले से बताइए हमें। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कानूनी तरीके अपनाएं। जैसे कि देखें,
यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो उनको कोई सपोर्ट कर सकता है। और पाकिस्तान और यूएस का एक बहुत दोनों तालीमी एक एग्रीमेंट है जिसमें यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं, उनको फॉलो करें। जो नौजवान पढ़ना चाहते हैं वहाँ से आगे अपनी लाइफ और अपने मुल्क की लाइफ बनाना चाहते हैं तो उस रास्ते से आएँ और उसमें बेहतर है पढ़ें, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और उसके बाद उन चीज़ों को फॉलो करें। और यहाँ तो स्टेम से रिलेटेड मिसाल के तौर पर जो टेक जॉब्स हैं या साइंस से रिलेटेड जो अच्छी जॉब्स हैं या अच्छी स्टडीज़ हैं जिसमें बैचलर्स या मास्टर्स हैं, उनको यहाँ खुद गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आप यहाँ से ना जाएँ, हम आपको इमिग्रेशन ऑफर करते हैं, तो उस चीज़ को फॉलो करें। गैर कानूनी रास्ते से ना आए, ये बहुत गलत रास्ता है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। और अभी की गवर्नमेंट ने बहुत इस चीज़ को डिस्करेज किया और बॉर्डर्स को सील कर दिया। और साथ ही साथ जितने बॉर्डर्स हैं उनमें एक इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम रखा है कि किसी ने अगर असाइलम अप्लाई करनी है तो वहीं से अप्लाई करें। तो यहाँ की जो इदारे हैं वो बेसिकली इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कानूनी तरीके से अप्लाई करें। अगर आप समझते हैं कि आपकी जान को ख़तरा है तो वहाँ के थ्रू भी आ सकते हैं, किसी और रास्ते से आना बहुत नुकसानदेह है। और कैसे आया जाए, वो आपके रिश्तेदार हों जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको जॉब ऑफर करना चाहते हैं, उस तरीके से आएँ। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप उन्हीं की तरफ जा रहे हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आएँ, यहाँ पहुँच जाएँ, बाकी सब हम करेंगे। तो उनको कहें कि वो कानूनी तरीके से आपको एडवाइस करेंगे किस तरह आता है। और जो बाकी ममालिक हैं जिसमें ज़रूरी नहीं कि अमेरिका हो, कनाडा ने भी बड़ा ही सपोर्ट किया है और लोग विजिट वीज़ा लेके जा रहे हैं। उसमें ये बेनिफिट है कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी आप विजिट वीज़ा ले सकते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट देखने जा रहे हैं तो उसमें भी कैटेगरीज हैं। तो लोग अगर पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा रिसर्च वो कर सकते हैं या उसको समझ सकते हैं कि पुर्तगाल है, कनाडा है, आयरलैंड है, या ऐसे बहुत सारे ममालिक, इवन जर्मनी है, इटली है, इन्हें बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप दी है। और स्पॉन्सरशिप के हवाले से लोग देखें कि कहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पढ़ने के लिए कोई एज की लिमिट नहीं है, किसी भी मुल्क में आप स्टडी बेस पे जा सकते हैं, वहाँ जाके पढ़ें। जहाँ तक मजदूर तबके का ताल्लुक है तो अमेरिका में मजदूरों के लिए भी वीज़ा की कैटेगरी है, एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए भी कैटेगरी है। अच्छा, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि जो लोग पाकिस्तान से बैरून मुल्क का सफ़र करते हैं उनको किस किस्म के मसाइल का सामना होता है आमतौर पर, और उनमें खुद क्या आना चाहिए, खास जैसे ज़बान के हवाले से, बजट के हवाले से, उनके कि वो अपने अंदर पहले क्या एबिलिटी पैदा करें, उसके बाद अपने मुल्क से दुनिया में कहीं भी निकलने के बारे में सोचें। कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन है कि लोग कैसे निकलें और कैसे उनको लैंग्वेज के जो बैरियर्स हैं उसको हटाएं। आजकल मोबाइल बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है, उस मोबाइल से लोग बिजनेस भी करते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो कुछ नहीं जानते थे, जिनकी लैंग्वेज स्किल्स नहीं थे, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे, और आज बहुत कुछ हैं। तो सबसे पहले तो आप फ़ोन का इस्तेमाल कर सीखें, जिस मुल्क में भी आप जाना चाह रहे हैं उसकी ज़बान सीखें। जितनी जस्तजू होगी वो उतना सक्सेसफुल होगा। फिर ईमेल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करें, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये टॉपिक तो बहुत वसी है, इस पर बात से बात निकलती है। आज की गुफ्तगू का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। अगर आपको कोई बात पूछनी हो, कुछ जानना हो, कोई मालूमात चाहिए किसी भी शोबे के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं।